तो फिर से वेलकम है आपका, और हम कंटिन्यू रखेंगे इसको आगे। C4 साइकिल, मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल कैसा है हम देख लेते हैं। तो इसको हम साइकिल बना करके देखेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि जो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो दो भागों में होता है। कितने भागों में होता है? दो भागों में होता है, और दोनों ही भागों को हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, पहला जो है, पहली बात तो ये कि मीज़ोफिल और बंडल शीथ कोशिकाएं दोनों इसमें भाग लेती हैं। तो दोनों ही भागों को एक साथ हम बना देते हैं। सबसे पहले हम मीज़ोफिल को बनाएंगे और उसके बाद बंडल शीथ को। ठीक है, तो मीज़ोफिल कोशिकाओं में कैसे होता है देख लेते हैं। ये है इधर, ये मीज़ोफिल है, और ये आ जाती है बंडल शीथ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ऊपर तक बना देते हैं। ये है मीज़ोफिल, ठीक है, और ये है बंडल शीथ। तो अब देखिए, C3 साइकिल में तो हमने देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही है वो क्या था C3 साइकिल में? वो था RuBp। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है फास्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, जो कि CO2 ग्राही होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये क्या है? PEP। इसे हम फास्फोइनोल पायरुविक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से क्या करता है? ये ग्रहण करता है। क्लियर? बाहर से CO2 को लेता है। PEP फास्फोइनोल पायरुविक एसिड हम इसे कहते हैं, और इसका कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका कार्बोक्सिलेशन, और बनेगा क्या? बन जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। नाम तो आप फुल फॉर्म तो सबकी जानते ही हो। PEP फास्फोइनोल पायरुविक एसिड होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है OAA। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ पर PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से क्या बन जाता है? प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त होगा। ठीक है, और ये बन जाता है। क्लियर? OAA। अब OAA का आगे मैलेट में रूपांतरण होगा डीहाइड्रोजिनेसिस क्रिया द्वारा। कौन सी क्रिया द्वारा? डीहाइड्रोजिनेसिस क्रिया द्वारा। इसका आगे क्या होता है? रूपांतरण होता है। तो ये हो गया डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, इसे हम मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, और इस दौरान NADPH2 का क्या हो जाता है? उपभोग हो जाता है, और ये NADP में बदल जाएगा। क्लियर? NADPH2 यहाँ पर काम आ जाती है। ठीक है, तो क्या बनेगा? मैलेट बन जाएगा। मैलेट ये भी कैसा है? ये भी 4 कार्बन युक्त होता है। क्लियर? मैलेट जो है वो आगे बंडल शीथ कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर? ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? बंडल शीथ कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाएगा मैलेट। ठीक है, और मैलेट वहाँ पर मैलिक एंजाइम की सहायता से पायरुवेट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। ठीक है, क्या बनाता है?
पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये हो जाता है मैलेट, ये 4 कार्बन युक्त है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये पायरुवेट बना लेता है, ठीक है। ये पायरुवेट बन गया। बन गया पायरुवेट। इस दौरान NADP का NADPH2 में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल कर कहाँ जाती है, ये जाती है C3 साइकिल में, क्लियर। ये C3 साइकिल में चली जाती है, ये बाहर निकल गई। और एंजाइम कौन सा काम आता है यहाँ पर आता है मैलिक एंजाइम। अब पायरुवेट बन चुका है। अब पायरुवेट क्या करेगा, पायरुवेट अब कहाँ ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर हो जाता है यहाँ कौन सी कोशिकाओं में, ये हो जाएगा मीजोफिल कोशिकाओं में। पायरुवेट इधर आ गया, क्लियर। पायरुवेट इधर आने के बाद फिर क्या करेगा, ATP के साथ क्रिया करेगा। पायरुवेट फास्फेटेज डाइकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये फिर से PEP बना लेता है, ठीक है। तो ये दोबारा से क्या बना लेता है, PEP बना लेता है। तो ATP के साथ ये क्रिया करेगा, तो ये है ATP और ये बदल जाती है ADP+, ठीक है। और साथ ही साथ एंजाइम कौन सा है, एंजाइम यहाँ पर काम आ रहा है डाइकाइनेज। इस तरह से ये C4 साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। पहली बात तो ये। अब देखिए इसमें क्या क्या है प्रक्रिया। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहली बात ये कि C4 साइकिल का मुख्य उद्देश्य क्या है। C4 साइकिल का मुख्य उद्देश्य होता है ग्लूकोज निर्माण के लिए C3 साइकिल को कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, ठीक है। C4 साइकिल का मुख्य उद्देश्य क्या है, C4 साइकिल का मुख्य उद्देश्य है C3 साइकिल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध करवाना ताकि आगे ग्लूकोज का निर्माण हो सके। दूसरी बात ये कि C4 साइकिल जो है वो दोबारा से जो C4 पादप हैं, तो C4 पादपों में CO2 का अपचयन कैसे होगा। फिर CO2 का अपचयन C3 साइकिल में होता है, परंतु C4 पादपों में कैसा होता है, C4 पादपों में भी C3 साइकिल के द्वारा ही होता है। केवल C4 साइकिल का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता करवाना, किसको, C3 साइकिल को। तो C3 साइकिल दोनों में पाया जाता है, कहाँ, C4 में भी और C3 में भी। ये भी आपको याद रखना है। C4 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की मुख्य प्रक्रिया क्या है, C3 साइकिल ही है, और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कौन करवाता है, C4 साइकिल करवाता है, क्लियर। तीसरी बात, C4 साइकिल द्वारा C3 साइकिल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता करवाई जाती है, ठीक है। और यह कार्य कौन सी पत्तियों की कौन सी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, C4 साइकिल द्वारा C3 साइकिल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये C4 पादपों की पत्तियों की कौन सी कोशिकाओं द्वारा ऐसा काम किया जाता है, ये किया जाता है मीजोफिल कोशिकाओं द्वारा। कौन सी कोशिकाओं द्वारा, मीजोफिल कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए मीजोफिल कोशिकाओं से ही प्रोसेस शुरू हुआ है, मैलेट बना है। मैलेट जो है आगे
कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। बंडल शीत कोशिकाओं से आगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकल जाती है। ठीक है, तो C4 साइकिल में CO2 ग्राही क्या है? CO2 ग्राही होता है PEP यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होगा? प्रथम स्थायी उत्पाद होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन युक्त होता है, परंतु ये अस्थिर होता है, इसलिए ये आगे मैलिक एसिड या मैलेट या एस्पार्टेट में बदल जाते हैं, जो कि स्थायी यौगिक होते हैं। ठीक है, C4 साइकिल में मुक्त CO2 C3 साइकिल के लिए चली जाती है। ठीक है, आगे जिससे फिर क्या होगा? C3 साइकिल C4 पादपों की बंडल शीत कोशिकाओं में संपन्न होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि C3 साइकिल कहाँ संपन्न होता है? C3 साइकिल C4 पादपों की बंडल शीत कोशिकाओं में संपन्न होता है। और C3 साइकिल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कौन करवाता है? मेसोफिल कोशिकाएं उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है, दोबारा से देखिए, C3 साइकिल के लिए CO2 उपलब्धता कौन करवाती है? C4 साइकिल की मेसोफिल कोशिकाएं, जो C4 पादप है उनकी मेसोफिल कोशिकाएं। ठीक है, और C3 साइकिल कंप्लीट कहाँ होता है? बंडल शीत कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अब देखिए, इस क्रिया में ATP से AMP में रूपांतरण होता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि AMP से ATP के रूपांतरण में जब AMP से ATP का पुनर्निर्माण होगा तो 2 ATP की ज़रूरत होती है, इसलिए C4 साइकिल में 12 अतिरिक्त ATP की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर 30 ATP C4 साइकिल में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो पहली क्रिया में देखते हैं, जो PEP है वो कार्बोक्सिलेज और प्लस जल की सहायता से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड नाम का एक अस्थिर यौगिक बनाता है, जो कि 4 कार्बन युक्त होता है। ठीक है, और ये आगे अस्थिर होता है, इसलिए फिर डिहाइड्रोजिनेसिस प्रक्रिया द्वारा मैलेट में बदल जाता है। मैलेट आगे बंडल शीत कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाता है। बंडल शीत कोशिकाओं में ट्रांसफर होने के बाद ये मैलिक एंजाइम के साथ क्रिया कर NADPH2 का अपचयन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, जो कि आगे C3 साइकिल के लिए चली जाती है। जो पायरुवेट बनता है वो पायरुवेट फिर से कहाँ चला जाएगा? मेसोफिल कोशिकाओं में आ जाएगा और ATP से क्रिया कर PEP फास्फोइनोल पायरुविक एसिड का पुनर्निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये C4 साइकिल कंप्लीट होता है। क्लियर? तो आपके सामने है C4 साइकिल, ये हमने कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों ने C4 पादपों के कितने भाग बताए, कितने वर्ग बताए हैं? 3 वर्ग बताए हैं। ये तो प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से देख लेते हैं 2 मिनट में। C4 साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर PEP फास्फोइनोल पायरुविक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है, जो कि एक अस्थिर यौगिक है। ये डिहाइड्रोजिनेसिस द्वारा मैलेट बनाएगा। मैलेट आगे बंडल शीत कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाएगा। बंडल शीत कोशिकाओं में ट्रांसफर होने के बाद ये मैलिक एंजाइम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, जो कि C3 साइकिल के लिए चली जाती है। और ये C3 साइकिल कहाँ कंप्लीट होता है? C4 पादपों में। ये होता है बंडल शीत कोशिकाओं में। पायरुवेट बना लेगा। पायरुवेट फिर से मेसोफिल कोशिकाओं में आ जाएगा। मेसोफिल कोशिकाओं में आने के बाद डाइकाइनेज एंजाइम की सहायता से और ATP से क्रिया कर ये फिर से PEP फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बना लेगा, जो कि फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही का काम करता है। तो ये हो गया C4 साइकिल। आगे चलते हैं, C4 पादपों के कितने वर्ग हो सकते हैं देख लेते हैं। 2 वैज्ञानिक जिनका नाम है, एक का नाम है कॉलेट और दूसरा है ऑर्गिन, इन्होंने 3 वर्ग बताए हैं। C4 पादपों के कितने वर्ग बताए हैं? C4 पादपों के इन्होंने कितने वर्ग बता दिए? 3 वर्ग बता दिए। ठीक है, पहला वर्ग कौन सा है? नंबर 1। पहला वर्ग वो है जिसमें OAA से क्या बनेगा? मैलेट बनेगा। ठीक है, OAA से क्या बनेगा? मैलेट बनेगा। फिर मैलेट का बंडल शीत कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये तो होता है मेसोफिल में ऐसा।
और फिर बंडल शीट में क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आ गया बंडल शीट में आ गया अब, ठीक है। बंडल शीट में ट्रांसफर होने के बाद फिर आगे ये पायरुवेट बनाता है, क्लियर। अब दूसरा, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे गन्ना है, मक्का है, इन सब में तो ऐसा ही होता है, गन्ना है, मक्का है, इनमें ऐसा ही होगा। दूसरा प्रकार इसका या दूसरा वर्ग क्या है, दूसरा वर्ग ये कहता है कि जो OAA है उसका पहले क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन होता है। ट्रांसएमिनेशन की प्रक्रिया द्वारा ये क्या बनेगा, पहले ये एस्पार्टेट बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, एस्पार्टेट बनाएगा, क्लियर। ये एस्पार्टेट आगे कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये आगे ट्रांसफर हो जाता है बंडल शीट कोशिकाओं में। ये बंडल शीट कोशिकाएं हैं, ये मेसोफिल कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, बंडल शीट कोशिकाओं में, हो गया। अब बंडल शीट कोशिकाओं में ट्रांसफर होने के बाद ये फिर से ट्रांसएमिनेशन करेगा, यानी इसमें फिर से ट्रांसएमिनेशन होगा और ये क्या बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। तो दूसरे टाइप के जो हैं पादप वो ये हैं, जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं पेनिकम मैक्सिकम। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिकम मैक्सिकम, ठीक है। इसके अलावा एक और भी हैं, क्लोरिस गयाना। ये ऐसे पादप हैं जिनके अंदर OAA ट्रांसएमिनेशन द्वारा एस्पार्टेट बनाएगा, फिर एस्पार्टेट पूलाछद में आएगा, पूलाछद में एस्पार्टेट से फिर से क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा वर्ग वो है जिसमें OAA से क्या बनेगा, पहले OAA से मैलेट बनेगा, ठीक है, बन गया मैलेट। अब मैलेट बंडल शीट कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाता है, ये हो गया ट्रांसफर बंडल शीट में। बंडल शीट में ट्रांसफर होने के बाद वहाँ इसका ट्रांसएमिनेशन होता है और फिर ये बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से ये तीसरा प्रकार है। ये किसमें होता है, ये होता है एट्रिप्लेक्स स्पॉन्जियोसा में। तो ये एट्रिप्लेक्स तो डाइकोट आ गया, ये भी डाइकोट है, ये मोनोकोट है। तो मोनोकोट में स्वाभाविक रूप से जो मुख्य प्रक्रिया है, जो अभी हमने साइकिल बनाया था C4 साइकिल, वही होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है पहले ट्रांसएमिनेशन द्वारा मैलेट और फिर आगे मैलेट जो है वो बंडल शीट कोशिकाओं में ट्रांसफर होकर के आगे की प्रक्रिया संपन्न करता है। तो C4 पादपों के कॉलेट और ऑर्गन ने कितने वर्ग बता दिए हैं, 3 वर्ग बता दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हैं C4 चक्र का जैविक महत्व, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। C4 साइकिल का जैविक महत्व क्या है, जैविक महत्व भी पढ़ सकते हैं इसको, या विशेषताएं C3 और C4 चक्र या C4 पादपों की क्या विशेषताएं हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए C4 पादप जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। पहली बात तो ये C4 पादप कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, अर्थात जैविक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कि इनके अंदर प्रकाशीय शोषण का अभाव होता है। C4 पादपों में प्रकाशीय शोषण नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी उत्पादकता C3 पादपों की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर शोषण क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रभाव पड़ता है, परंतु यहाँ पर प्रकाशीय शोषण है ही नहीं, तो फिर प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उत्पादकता जो है वो बढ़ जाती है। तीसरी बात, C4 पादपों में C4 साइकिल चक्र का जो मुख्य एंजाइम है, मुख्य एंजाइम कौन सा है, C4 साइकिल चक्र का मुख्य एंजाइम होता है PEP कार्बोक्सिलेज।
ये मुख्य एंजाइम है। वैसे तो रुबिस्को भी मुख्य है, परंतु मुख्य यही माना जाता है बंडल शीत कोशिकाओं के आधार पर। तो C4 पादपों में C4 साइकिल का मुख्य एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज कम सांद्रता पर भी सक्रिय रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता पर भी यह क्या रहेगा, सक्रिय रहता है, जिससे कि आसानी से C4 साइकिल कंप्लीट हो जाता है और आगे CO2 की उचित व्यवस्था भी हो जाती है। किसके लिए? C3 साइकिल के लिए। C4 पादप कम जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। कम जल वाले स्थान जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डाइकोट्स में, जैसे यूफोर्बिया है, वो कम जल जो जल को स्टोर करने का काम करता है, यानी जीरोफाइट प्लांट है। तो कम जल वाले स्थानों यानी कि जीरोफाइट कंडीशन में भी पाए जाते हैं। उच्च तापक्रम जो हैं उन जगहों पर भी इस तरह के पादप आसानी से उगाए जाते हैं। C4 पादप कम जल वाले स्थानों पर और उच्च तापक्रम वाले स्थानों पर आसानी से उगाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि C4 पादप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सर्वाधिक सफल पादप माने जाते हैं। कहाँ के? जो ट्रॉपिकल रीजन हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ के सर्वाधिक सफल पादप कौन से हैं? C4 पादप हैं। आपको याद रखना है। क्लियर? आगे चलते हैं। C4 साइकिल और C3 साइकिल में अंतर। आज का लास्ट टॉपिक है ये, अगले 5 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आ गया C3, ठीक है, और इसका अंतर देख लेते हैं किसके साथ? C3 और ये है C4। अंतर देख लेते हैं क्या क्या है। पहला अंतर तापमान का देख लेते हैं। तापमान C3 पादपों के लिए तापमान कितना होना चाहिए? इनके लिए तापमान होना चाहिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 से 25 डिग्री। और C4 पादपों के लिए यही तापमान कितना हो सकता है? 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये मैंने बताया था कि उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भी आसानी से पाए जाते हैं। अब आगे क्रेंज एनाटमी। क्रेंज एनाटमी C3 में नहीं होती है, आपको याद रखना है, इसमें नहीं होती है, जबकि यहाँ पर होती है। यहाँ पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। नंबर नेक्स्ट, जो प्रथम स्थायी उत्पाद है, प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? C3 में क्या होता है? C3 में होता है 3PGA, ठीक है, PGA लिख दो चाहे सीधा ही। और यहाँ पर क्या है? OAA यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अगला है CO2 फिक्सेशन का स्थल, CO2 फिक्सेशन साइट। C3 में क्या होती है? CO2 का फिक्सेशन कहाँ होता है? C3 में होता है केवल पत्ती की कौन सी कोशिकाओं में? मीजोफिल कोशिकाओं में, ठीक है। कौन सी कोशिकाओं में? मीजोफिल कोशिकाओं में, मीजोफिल में होता है। और वहां पर किस में होगा? ये यहाँ पर होगा C4 पादपों में बंडल शीत कोशिकाओं में, ठीक है। यहाँ पर किस में होता है? बंडल शीत में। क्लियर? अगला अंतर देख लेते हैं। अगला है CO2 ग्राही। CO2 ग्राही, CO2 ग्राही C3 में क्या है? CO2 ग्राही यहाँ पर होता है RUBP, जिसे हम राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट या बाईफास्फेट भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या है? PEP, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। क्लियर? अब देखिए कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलेशन एंजाइम कौन से होते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन एंजाइम C3 में कौन सा होता है? C3 में रुबिस्को होता है, ठीक है। कौन सा होता है? रुबिस्को। C3 में क्या होता है? रुबिस्को। और यहाँ पर दोनों होते हैं, रुबिस्को भी होता है और साथ ही साथ दूसरा एंजाइम क्या होता है? दूसरा एंजाइम होता है PEP कार्बोक्सिलेज। PEP कार्बोक्सिलेज। क्लियर?
अगला अंतर आता है इसमें प्रकाश शोषण, फोटो रेस्पिरेशन C3 में होता है कि नहीं होता है? C3 में होता है, ठीक है, यहाँ तो होता है भाई, और C4 पादपों में नहीं होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर? इसके बाद अगला जो आता है वो है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी जो है इसमें क्या होती है? कम होती है। C3 जो है उनके अंदर C3 जो साइकिल है उसके द्वारा कम होती है और यहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हो गया C3 और C4 साइकिल में अंतर। क्लियर? जो C3 साइकिल है और C4 साइकिल में अंतर एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको कंप्लीट होने के लिए 10 से 25 डिग्री टेम्परेचर काफ़ी होगा, C4 को 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर काफ़ी है। क्रैंच एनाटॉमी C3 साइकिल यहाँ पर नहीं होती C3 पादपों में, इसलिए क्रैंच एनाटॉमी यहाँ पर नहीं होती है, एब्सेंट। C4 में प्रेजेंट होती है। इसके बाद प्रथम स्थायी उत्पाद, इसके अंदर क्या बनेगा? PGA C3 में, और यहाँ पर बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन साइट, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कौन सी कोशिकाओं में होता है? C3 साइकिल में मेसोफिल कोशिकाओं में, जबकि C4 साइकिल में होता है बंडल शीत कोशिकाओं में। CO2 ग्राही होगा RUBP C3 साइकिल में, C4 साइकिल में होता है PEP, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। कार्बोक्सिलेशन एंजाइम रुबिस्को होता है C3 साइकिल में, जबकि C4 साइकिल में रुबिस्को के साथ PEP कार्बोक्सिलेज होता है। रुबिस्को तो होता है मेसोफिल कोशिकाओं में, ठीक है, ये तो होता है मेसोफिल में, और ये होता है बंडल शीट में। क्लियर? फोटो रेस्पिरेशन C3 साइकिल में के दौरान नहीं होता है, जबकि C3 साइकिल के दौरान तो होता है, C4 साइकिल के दौरान नहीं होता है। प्रोडक्टिविटी C3 साइकिल से कम होगी, C4 साइकिल से ज़्यादा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम C3 और C4 पादपों में अंतर जानेंगे और उसके बाद हम चलेंगे इसका जो तीसरा साइकिल है KM साइकिल, उसमें। थैंक यू।